जैन साथियों, संविधान वाली सीरीज में आज हमें चौथा लेक्चर अपना कवर करना है। और इस चौथे लेक्चर में जिस टॉपिक को हमें कवर करना है वो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं अंग्रेजी में, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहते हैं। संवैधानिक इतिहास मतलब किस तरह से भारत का संविधान धीरे धीरे बना। आप सभी ये जानते हो कि एक फैक्ट्री वाला भारत में अपनी कारोबार करने आया था, अपनी दुकान, अपना दाल चावल बेचने आया था। भारत की धूम थी, सोना चांदी, सोने की चिड़िया भारत कहलाता था। तो देखो, भारत में जब वो फैक्ट्री वाला आया तो फिर फैक्ट्री वाले के हत्थे भारत जैसा विशाल देश चढ़ गया। और इंग्लैंड के जो राजे महाराजे थे उन्हें फिर ये चिंता सताने लगी कि भाई हमसे कई गुना बड़ा देश भारत इस फैक्ट्री वाले के हाथ में आ गया, तो ये हमारे ही देश की फैक्ट्री है, तो इसको कंट्रोल कर लो, वरना कल को ये हमें चुनौती दे सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही हमला कर दे। बात समझ गए आप लोग? तो इसलिए इंग्लैंड की संसद ने इस फैक्ट्री वाले की नाक में नकेल डालने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने शुरू किए। और ये जो कानून बने, इनकी शुरुआत होती है सन 1773 में पहला कानून बना, फिर 1784 में बना, और ये धीरे धीरे बनते चले गए। और फिर जब हमारा संविधान बना तो हमने इन्हीं कानूनों में से कुछ कानून उठाकर अपने संविधान में रख लिए, और इसी सारी कथा कहानी को संवैधानिक विकास कहते हैं। तो इस संवैधानिक विकास से सवालों की झड़ी लगी रहती है हमारे एग्जाम्स में। पिछला एग्जाम भी आप देख लो, डिफरेंट कंपटीशन के, उनमें भी संवैधानिक विकास से सवाल हैं, और आने वाले जितने भी पेपर होंगे उसमें भी साथियों संवैधानिक विकास से सवालों की झड़ी लगी रहेगी। तो आज के हमारे एजेंडे में क्या रहेगा? हमारे एजेंडे में यही रहेगा कि हम ये देख लेंगे वो फैक्ट्री वाला कब बना, फैक्ट्री वाले को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने, संसद ने कानून कब से पास करने शुरू किए, और किस कानून में क्या क्या मेन प्रावधान थे। और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आम लैंग्वेज में समझने की इस बात को, क्योंकि थोड़ा सा जटिल है ये टॉपिक, और इसको किताबों से, नोट से समझने में स्टूडेंट को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुन लेना इस लेक्चर को, और पूरा सुन लेना। मैं ये चैलेंज दे दूंगा आपको कि लाइफ में कभी भी संवैधानिक विकास का चैप्टर आपको दिक्कत नहीं करेगा। बिल्कुल हम डेली लाइफ से जोड़कर इसको पढ़ लेंगे, और आप ही की लैंग्वेज में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखो, भारत का जो संविधान बना ये किसी क्रांति की वजह से नहीं बना, जैसे कि फ्रांस और अमेरिका में क्रांतियां हुई थी और वहां तुरंत संविधान अस्तित्व में आ गया था। ऐसा भारत के साथ नहीं हुआ, बल्कि जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि धीरे धीरे बना भारत का संविधान। यानी सैकड़ों साल बीत गए। एक ईस्ट इंडिया नाम की फैक्ट्री भारत में अपना कारोबार धंधा करने आई थी, ये हम सबको पहले से पता ही है। और जब वो फैक्ट्री यहाँ कारोबार करने आई तो भारत उसके हाथ में आ गया, और इंग्लैंड से भारत कई गुना बड़ा देश था। और इस फैक्ट्री वाले के जब भारत हाथ में आ गया तो फिर इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने भारत को कंट्रोल करने के लिए उन कानूनों को पास करा। भाई 1773 का पास किया, 1784 का पास किया। तो उस इंग्लैंड की संसद को चिंता सताने लगी कि भाई ये भारत जैसा बड़ा देश इस फैक्ट्री वाले के हाथ में आ गया। तो ब्रिटेन की संसद ने ये कानून पास किए समय समय पर। और किस लिए पास किए? ताकि इस फैक्ट्री वाले को कंट्रोल में किया जा सके। तो 1773 में इन्होंने पहला कानून पास किए, कुछ चीजें उसके द्वारा कंट्रोल की। फिर 1784 में कानून आया, तब इसको अपने कंट्रोल में लिया, और धीरे धीरे समय समय पर ये कानून पास होते रहे। देखो, हम इनको दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति जो हुई थी उससे पहले तो फैक्ट्री वाला चला रहा था इस देश को, भारत को। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत जैसा देश इंग्लैंड की सरकार ने सीधा अपने हाथ में ले लिया और बेदखल कर दिया इस फैक्ट्री वाले को। समझ गए? और इन सारे कानूनों में सबसे इंपॉर्टेंट कानून था ये, जिसका 75% हिस्सा कॉपी पेस्ट मारकर भारत ने अपने संविधान में रखा। आज भी सबसे ज्यादा असर इसी का है भारत के संविधान पर। समझे आप लोग? तो जो पहला कानून इंग्लैंड की संसद ने पास किया वो था 1773। लेकिन उससे पहले जो इस सारे सिस्टम की शुरुआत होती है, ये होती है इंग्लैंड के व्यापारियों के अंदर ये बेचैनी थी कि यार भारत एक सोने की चिड़िया है और भारत के पास अथाह संपत्ति है, तो क्यों ना भारत के साथ व्यापार किया जाए। तो बड़ा इनके अंदर बड़ा जुनून था, दीवानगी थी भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो एक फैक्ट्री सिर्फ इसीलिए बनी कि भारत के साथ व्यापार करेंगे, और इस फैक्ट्री का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये बनी, एक खास तारीख है, इसे आप याद रखेंगे, 31 दिसंबर सन 1600 को बनी, और महारानी के ऑर्डर से बनी ये कंपनी। और महारानी थी एलिजाबेथ
क्वीन एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ के कहने से ये फैक्ट्री बनी और इस फैक्ट्री वाले को कहा कि भाई आपको पूरब के जितने देश हैं, यानी इंग्लैंड के पूरब में जितने देश हैं उनके साथ और भारत के साथ व्यापार कर लो, और आपको 15 साल की परमिशन दी जा रही है। तो 15 साल के लिए अनुमति दी इसको। बाद में फिर इसके टाइम पीरियड को सरकार बढ़ाती चली गई, इंग्लैंड की सरकार। अब आप इस वर्ड पर गौर करो, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट का मतलब पूरब, इंडिया का मतलब भारत। इसका मतलब इंडिया ही लिख देते, खाली ईस्ट लिखने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब कोई इंडिया और भी है, तो हाँ जी है। आपने एक क्रिकेट टीम का नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज की टीम का, तो वो वेस्ट इंडिया है। बात समझ गए आप? तो वो इंग्लैंड के वेस्ट में है, तो इंग्लैंड के वेस्ट में स्थित देशों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं बनी है, ये बनी पूरब वाले देशों के साथ व्यापार करने के लिए, जैसे भारत है, चाइना है। और भारत के साथ कारोबार करने के लिए जो फैक्ट्री बनी, इसमें पैसा लगाया था 217 बंदों ने। तो कितने हिस्सेदार थे? 217 शेयर होल्डर थे जी। और इस फैक्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी दी गई एक कमेटी को, यानी इस फैक्ट्री का सबसे बड़ा मैनेजर था, उसे गवर्नर कहते थे। उसके नीचे जो बंदा बैठता था उसे डिप्टी गवर्नर कहते थे। और इनकी मदद के लिए थे 24 बाकी सदस्य, 24 बंदे। और ये जो पूरा ढांचा था गवर्नर का, डिप्टी गवर्नर का और 24 बंदों का, इस कंपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए, इसको नाम दिया गया गवर्नर और उसकी काउंसिल, गवर्नर और उसकी परिषद, गवर्नर एंड हिज काउंसिल, ये नाम दे दिया इसको, इन सबको। और बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बाद में क्या नाम हो गया इसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये बाद में नाम हो गया। तो ये काम हुआ सन 1600 में। और इसके बाद हमें देखना है, जो पहला कानून पास किया ब्रिटेन की संसद ने इस फैक्ट्री वाले की नाक में नकेल डालने के लिए, वो किया 1773 में। देखो, भारत में भले ही 1952 में पार्लियामेंट पहली बार बनी हो, लेकिन इंग्लैंड में तो सैकड़ों सालों से थी संसद। तो 1773 के इस कानून जब ये बना, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, ये थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और इनके कहने पर यह कानून पास हुआ, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग कानून कहते हैं। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, और कंट्रोल किसको करेंगे? फैक्ट्री वाले को, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को। देखो, उस समय भारत की क्या स्थिति थी। ये जो फैक्ट्री वाला था ना, जो इंडिया में आया था, उस समय इसने 3 शहरों में अपने दफ्तर बना रखे थे, बड़े बड़े दफ्तर। एक दफ्तर तो इसने बना रखा था कलकत्ता शहर में, दूसरा दफ्तर इसने बना रखा था बॉम्बे में, और तीसरा बना रखा था इसने मद्रास में। और ये जो 3 शहर हैं, इन तीनों शहरों को प्रेसिडेंसी कहते थे, प्रेसिडेंसी कहते थे इन तीनों शहरों को। और इन तीनों में एक एक इनका मैनेजर था, यानी जो कलकत्ता में फैक्ट्री का दफ्तर था, इसका मैनेजर अलग था। जो बंबई में दफ्तर था, इसका मैनेजर अलग था। जो मद्रास में दफ्तर था, इसका मैनेजर अलग था। कंपनी फैक्ट्री एक ही थी। तो 1773 के इस कानून में हुआ क्या, इसने कहा कि भैया, ये जो कलकत्ता बंगाल, कलकत्ता क्या था? बंगाल था, ये बंगाल का इलाका था। और इस कलकत्ता में, बंगाल के इलाके में, अपने कर्मचारियों के रहने के लिए एक किला बना रखा था अंग्रेजों ने, आटा दाल चावल, सैनिक, बीवी बच्चे रखने के लिए। और उस किले का नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहते थे जी उस किले को। तो ये जो फोर्ट विलियम था, यानी कलकत्ते के अंदर जो इनका दफ्तर था, यहां का जो मुखिया था फोर्ट विलियम का, इसे नाम दिया गया गवर्नर जनरल का, ये नाम दे दिया इसको। और ये कहा कि भाई, इस फैक्ट्री के अंडर में भारत के जितने भी इलाके हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ये कहा कि भाई कलकत्ता वाले मैनेजर, आज से तुम इन तीनों के मैनेजर होंगे। अभी तक तीनों का मैनेजर अलग अपना अपना काम बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर रहे थे, लेकिन ये कानून लाकर क्या किया गया कि बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता वाली, इसके अंडर में कर दिए गए
ये दोनों दफ्तर भी, बंबई वाला भी और मद्रास वाला भी। और बंगाल के गवर्नर को, कलकत्ते के गवर्नर को कह दिया कि भाई आज से आप इन तीनों के मैनेजर होंगे और आपका नाम आज से होगा गवर्नर जनरल। क्या नाम दिया गया जी उसको? गवर्नर जनरल। समझ गए ये बात आप लोग? और ये कह दिया गया कि भाई देखो कि भाई भारत में ये फैक्ट्री वाले को अपना राजकाज चलाना है, तो जितनी भी मिलिट्री पावर है, यानी आर्मी, सेना, गोला बारूद, तलवार, राइफल जितनी भी है, वो सारी पावर भी इसके हाथ में रहेगी और बाकी व्यापार, धंधा, बिजनेस करने की भी पावर इसके हाथ में रहेगी। यानी जितनी भी सारी पावर है वो गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगी। और आप मदद ले लेना 4 बंदों की, तो आप मिलकर चलाना जी इस सारे काम धंधे को भारत में। तो गवर्नर जनरल और उसके 4 मदद के लिए 4 अंग्रेज रख दिए, तो इन्हें दे दी सारी पावर भारत को चलाने की, भारत में अपनी फैक्ट्रियों को चलाने की। तो एक गवर्नर जनरल और 4 इसके साथी, और इसको कहा गया काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। और जिस बंदे को पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वो बंदा था वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी भारत में ईस्ट इंडिया नाम की फैक्ट्री वाला था, इसकी जितनी फैक्ट्रियां चल रही थी उन सबका बॉस, सबका मैनेजर वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया और इन्हें नया नाम दे दिया गवर्नर जनरल। तो इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल हो गया जी वॉरेन हेस्टिंग्स। होप के ये बात आप समझ गए। अब इससे अगला डेवलपमेंट देखेंगे। अब देखो, इसी 1773 के कानून के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी कहां बना? कलकत्ता में बनेगा। और कलकत्ते में किस जगह? उसी फोर्ट विलियम में, उसी फोर्ट विलियम किले में जहां पर अंग्रेज अपने बीवी बच्चों सहित दाल चावल गोला बारूद लेकर रहा करते थे, उसी किले के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गोरों ने। कब बनाया? ये बनाया जी सुप्रीम कोर्ट 1774 में, और इसका चीफ जस्टिस इन्होंने बनाया सर एलिजा इम्पे नाम के आदमी को। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे ये बने जी पहले चीफ जस्टिस इस सुप्रीम कोर्ट के। और इसमें इनकी मदद के लिए 3 जज और बनाए। ये तो थे चीफ जस्टिस, 3 जज और थे। कौन कौन से जी? एक का नाम था चैम्बर्स, दूसरा बंदा था लिमेस्टर, और तीसरा बंदा था जी हाइड। ये काम धंधा कब हुआ जी? 1773 के कानून में ये सारे काम हुए जिसे ब्रिटेन की संसद ने करवाया। इसके बाद अगला कानून देख लो जो ब्रिटेन की संसद लेकर आई, उस कानून का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ये आप देख लो 1784 में आया था। ये जो एक्ट था इसमें ये कहा गया भाई फैक्ट्री वालों, आप 2 काम कर रहे हो। आप एक तो भारत के राजाओं से लड़ते भिड़ते हो, इनकी सत्ता सिंहासन छीनते हो, और दूसरा आप अपना माल भी धंधा भी करते हो, यानी आप दुकानदारी भी चला रहे हो और आप राजनीति भी खेल रहे हो। तो ये कहा गया कि भाई ये दोनों काम आप अलग अलग कर दो। समझ गए? तो कंपनी के व्यापारिक काम और कंपनी के राजनीतिक काम, ये दोनों अलग अलग कर दिए गए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या हुआ जी 1784 के इस एक्ट से कि कंपनी के जो बिजनेस फंक्शन थे ये अलग कर दिए गए, और जो राजनीतिक काम थे, पॉलिटिकल फंक्शंस थे, ये अलग कर दिए गए जी, अलग अलग कर दिए गए, सेपरेट कर दिए गए। और ये कह दिया कि भाई जो बिजनेस कर रहे हो, जो काम धंधा कर रहे हो, ये बिजनेस तो आपकी जो फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टर बैठे हैं, जो मैनेजर टाइप लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, ये तो रहेगा उनके हाथ में। तो बिजनेस कौन संभालेगा? कंपनी के डायरेक्टर। तो व्यापार का काम किसके हवाले कर दिया गया? कंपनी के डायरेक्टर्स, यानी जो निवेशक थे, जिन्होंने पैसा लगा रखा था,
लेकिन ये कहा कि जो भारत की धरती पर कब्जाने के लिए जो लड़ाइयां लड़ रहे हो, जो खून खराबा कर रहे हो, ये काम है पॉलिटिकल काम, और इन पॉलिटिकल वाले कामों पर हम कंट्रोल करेंगे इंग्लैंड से। तो अपना चूरन बेचना है, अपना आटा दाल चावल बेचना है, ये तो बेचो तुम, लेकिन जो पॉलिटिक्स तुम खेलते हो भारत में रहकर, इसे कंट्रोल करेंगे हम इंग्लैंड में बैठकर। और ये जो काम कौन से थे? पॉलिटिकल काम, यानी मिलिट्री वाले काम या पैसा वसूलने वाले काम, इसे हम कंट्रोल करेंगे इंग्लैंड से। और इसके लिए हम बना रहे हैं 6 बंदों की कमेटी जो इंग्लैंड में बैठेगी, लंदन में बैठेगी। तो पॉलिटिक्स वाले इन कामों के लिए इंग्लैंड में 6 बंदे बैठाए गए, और ये कहा कि भाई 6 बंदों, आप इस काम को देखना कि ये फैक्ट्री वहां क्या काम कर रही है, किससे लड़ाई लड़ती है। तो इसके लिए इंग्लैंड में एक 6 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रणकारी बोर्ड। और कहां बैठेगा ये बोर्ड? लंदन में। तो 2 काम हुए जी, दुकानदारी करना यानी व्यापार करना, ये काम अलग हो गया, और पॉलिटिक्स का काम अलग हो गया 1784 में। तीसरा काम ये हुआ जो हमने अभी पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, वारेन हेस्टिंग्स साहब की काउंसिल थी। एक खुद थे, 4 उनके मदद के लिए 4 बंदे थे, तो उनको 4 से घटाकर 3 कर दिया कि भाई अब 4 लोग मदद नहीं करेंगे बल्कि 3 करेंगे मदद। तो अब 1+3 हो गया, पहले 1+4 था। अगला काम यह हुआ कि जो कंपनी के भारत में कर्मचारी थे, ये भारत के राजे महाराजाओं से महंगे महंगे सोने हीरे जवाहरात के गिफ्ट ले रहे थे। सोने के कंगन ले लिए, सोने के बिस्किट ले लिए, अशर्फिया ले ली। तो ये इस कानून ने ये कहा कंपनी के कर्मचारियों को कि भाई आप कोई गिफ्ट नहीं लोगे, समझ गए? तो गिफ्ट लेने पर बैन कर दिया। तो ध्यान से नोट करेंगे 1784 के एक्ट में क्या हुआ, कंपनी के कर्मचारियों पर गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। इसके बाद जो कानून आया वो 1793 का चार्टर एक्ट आया था। इस कानून में क्या हुआ जी, इसमें इंग्लैंड में बैठे हुए सरकार ने कहा कि वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये देखो, ये जो 6 बंदे भारत में राजनीति पर नजर रखने के लिए जो 6 बंदे बैठे थे कि जो राजनीति खेल रही थी फैक्ट्री, उस पर नजर हम रखेंगे। तो ये जो 6 बंदे बैठे थे इंग्लैंड में, ये कहा गया कि इन 6 बंदों को जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब जो 6 बंदे बैठे हैं लंदन में भारत पर कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को देखने के लिए, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इन 6 बंदों को जो वेतन मिलेगा वो वेतन भारत के पैसे से मिलेगा, भारत में इकट्ठा किए गए पैसे से, भारत के राजस्व से। समझ गए? ये हुआ। फिर 1793 के बाद कानून आया चार्टर एक्ट 1813। तो अब क्या हुआ, अब इंग्लैंड की जो भारत पर, अब देखो, अब तक इंग्लैंड की इस फैक्ट्री ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और कंपनी को, इस फैक्ट्री वाले को भारत पर, याद करो, शुरू में 15 साल काम करने की परमिशन मिली थी। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहे, और 1813 के कानून में इस फैक्ट्री वाले को 20 साल के लिए और परमिशन दे दी, इसका 20 साल बढ़ा दिया इसका टाइम। दूसरा, जब भारत का बड़ा हिस्सा कब्जे में आ गया तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन मिशनरियां, ईसाई मिशनरियों ने कहा कि हमें भारत में ईसाईयत का प्रचार करने दो, धर्म प्रचार करने दो। तो सरकार ने कहा कि जो क्रिश्चियन मिशनरियां हैं इन्हें भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी, भारत भेज दिया कि जाओ भारत वालों को क्रिश्चियन बनाओ। तो क्रिश्चियन मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की परमिशन दे दी, धर्म प्रचार की अनुमति दे दी। तो काहे की परमिशन मिल गई? तो परमिशन मिल गई ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की। और ये फैक्ट्री देखो, शुरू में हमने आज क्या डिस्कस किया था, 31 दिसंबर सन 1600 को बनी थी।
तो ये तय हुआ था कि भाई इंग्लैंड के जो पूरब के देश हैं, ये फैक्ट्री वाला उनके साथ सबके साथ यही व्यापार करेगा। तो ये फैक्ट्री वाला भारत के साथ भी व्यापार कर रहा था, चाइना के साथ भी व्यापार कर रहा था। अब देखो इंग्लैंड में अकेली एक फैक्ट्री थोड़ा ही थी, इंग्लैंड की और फैक्ट्रियां भी थी, तो बाकी फैक्ट्री वाले भी बेचैन हो रहे थे कि यार ये ईस्ट इंडिया फैक्ट्री वाला ही सारा माल कमा रहा है भारत से। तो उन्होंने वहां की सरकार को कहा कि भारत से व्यापार करने की हमें भी परमिशन दो, हमें भी काम धंधे की परमिशन दो, अनुमति दो। तो इंग्लैंड की सरकार ने अनुमति दे दी कि भाई बाकी फैक्ट्री वाले भी व्यापार कर लें भारत के साथ। तो मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, इसको खत्म कर दिया, एकाधिकार समाप्त कर दिया, और बाकी फैक्ट्री वालों को भी बोल दिया कि भाई तुम भी भारत के साथ व्यापार कर लो। तो जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है, मोनोपोली मतलब ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार, इसको समाप्त कर दिया कि भाई अब सिर्फ अकेले आप ही नहीं करोगे व्यापार, बाकी फैक्ट्रियां भी करेंगी भारत से व्यापार। लेकिन अब ईस्ट इंडिया फैक्ट्री वाले ने क्या करा था भारत में, इसने भारत में चाय के बागान विकसित करने में बड़ा मोटा पैसा लगाया था, असम में और इसके अलावा बंगाल में जो दार्जिलिंग का इलाका है, पहाड़ी इलाका, वहां पर इसने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया था, चाय के बड़े बड़े बागान इसने विकसित किए थे, तो इसका बड़ा पैसा उसमें खप गया था। इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने कह दिया कि ठीक है भाई, क्योंकि तुमने इतना पैसा खपा रखा है तो इसलिए चाय में सिर्फ तुम्हें डील करो, चाय बेचने में, इसमें बाकी फैक्ट्री वालों को हम परमिशन नहीं देते। और दूसरा ये कह दिया कि जो चाइना नाम का देश है, इसके साथ भी व्यापार तुम ही करो, इसमें हम बाकी फैक्ट्रियों को परमिशन नहीं देंगे। तो इनके साथ तो इंग्लैंड की एक ही फैक्ट्री डील करेगी इन मामलों में, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें मोनोपोली इसी ईस्ट इंडिया फैक्ट्री वाले की रखी गई, लेकिन बाकी जगह खत्म कर दिया गया। समझे आप लोग? अगला काम यह कहा गया कि भाई भारतवासियों को शिक्षा भी दो, और शिक्षा देने के लिए साल में 1 लाख रुपया खर्च करो भाई हर साल। तो 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया, समझ गए, शिक्षा के लिए। और एक काम धंधा और किया गया, भारत में उस समय नगर पालिकाएं थी, तो थोड़ी बहुत लोकल बॉडीज थी। नगर पालिकाओं को क्या कहते हैं? लोकल बॉडीज। तो जो लोकल बॉडीज थी भारत की, या जिसे हिंदी वाले लिख सकते हैं, जिसे स्थानीय संस्थाएं कहते हैं, तो इन स्थानीय संस्थाओं को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया भाई, कर लगाने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार, टैक्सेशन का राइट दिया गया। तो ये काम हुआ जी। इसके बाद एक्ट आता है, इसके बाद एक्ट आता है 1813 के बाद 1833 का। तो 1853 से पहले हम पढ़ लेंगे 1833 का एक्ट। देखो 1833 का जो एक्ट था, अब कंपनी लड़ाइयां जीतती जा रही थी, फैक्ट्री वाला लोकल राजा महाराजाओं को हराती जा रही थी, तो और बड़ा हिस्सा भारत का, और बड़ा धरती का टुकड़ा इस फैक्ट्री वाले के हाथ में आ गया। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसे कह दिया गया कि भाई आज से तू पूरे भारत का गवर्नर जनरल है भाई। तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या काम हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को। समझ गए? एक ही बंदे के हाथ में एक पूरे देश की पावर आ गई। और जब सारी पावर एक ही बंदे के हाथ में आ जाती है, तो इसे कहा जाता है कि भाई ताकत का सेंट्रलाइजेशन हो गया, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। तो संवैधानिक भाषा में या राजनीतिक भाषा में इसको कहा जाता है शासन का केंद्रीकरण। अंग्रेजी वाले इसको नोट कर सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये हो गया जी 1833 में कि एक ही बंदे को पूरे भारत का मैनेजर बना दिया, मुखिया बना दिया। और किसे बनाया? गवर्नर जनरल नाम देकर बंगाल वाले को। बंगाल के गवर्नर जनरल अब क्या हो गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और गवर्नर जनरल की काउंसिल में हमने पढ़ लिया था कि पहले 4 थे इसकी मदद के लिए, फिर 3 हो गए थे, लेकिन अब
कानूनी मामलों में इसे सलाह देने के लिए 3 के बजाय 1 बंदा और जोड़कर फिर 4 कर दिया, और उस बंदे का नाम रखा गया लॉ मेंबर, यानी एक विधि सदस्य के रूप में चौथा बंदा जुड़ गया जी, एक लॉ मेंबर जुड़ गया चौथे सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में। और देखो, वो जो चाय के ऊपर, चाय उगाने के लिए बड़ा मोटा पैसा खर्च किया था फैक्ट्री वाले ने, भारत में ईस्ट इंडिया वाले ने, और बाकी फैक्ट्रियों को मना कर दिया था कि भाई बाकी फैक्ट्रियां चाय में डील नहीं करेंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो वो जो ट्रेड मोनोपोली थी, तो 2 चीजें बचा रखी थी अभी तक, चाइना और चाय के साथ केवल ईस्ट इंडिया फैक्ट्री वाला ही डील करेगा, कोई फैक्ट्री नहीं करेगी। ये ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दी कि भाई अब कोई भी फैक्ट्री इंग्लैंड वाली चाइना के साथ भी ट्रेड कर सकती है और चाइना के साथ भी ट्रेड कर सकती है। लेकिन हाँ, ये कह दिया कि भाई भारत का जो सरकार चलाने का मामला है या देश में जो पॉलिटिक्स खेलनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही खेलेगी। ये कह दिया सरकार ने इंग्लैंड की इस फैक्ट्री वाले को कि देश की राजनीति भाई तुम खूब जम के खेलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी को दे दिया गया राजनीतिक दायित्व, पॉलिटिकल पावर हैंड ओवर कर दी इस फैक्ट्री वाले को। और हमने अभी डिस्कस किया कि एक लॉ मेंबर बना, तो ये जो लॉ मेंबर बना, विधि सदस्य बना, तो 1834 में, अगले साल क्या हुआ, ये तो बात हो रही है 1833 की, इससे अगले ही साल लॉर्ड एक कमेटी बना दी सरकार ने और भारत का बनाया विधि आयोग, पहला विधि आयोग, पहला विधि आयोग। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। आज भी भारत में विधि आयोग बनता है, और आज भी भारत में विधि आयोग बनता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का जो इस समय विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, कितने टाइम के लिए करता है। ऑल्दो हम अपने संविधान की इस यात्रा में इसको पढ़ भी लेंगे, लेकिन आज का होमवर्क है एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा होमवर्क है। तो आप बताओ कि जो लॉ कमीशन है भारत का, इस समय उसका चेयरमैन साथियों कौन है और इसको बनाता कौन है। तो लॉ कमीशन पहली बार कब बना, तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन, ये पहला विधि आयोग बना भारत में 1834 में, और इसका मुखिया बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। एक बात ये जान लो कि जो विधि आयोग होता है, इस विधि आयोग का, लॉ कमीशन का काम होता है कि देश में भैया अच्छे कानून बनने चाहिए, उसके लिए अपनी सलाह देना, देश की मदद करना, सरकार की मदद करना, ये काम है इसका। इस 1833 के कानून में और क्या काम धंधा हुआ, देखो, देश में उस समय इंसानों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, उसे कहते थे दास प्रथा, यानी स्लेवरी। इंसानों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था। तो दास प्रथा को गैर कानूनी डिक्लेयर किया गोरी सरकार ने। और एक अच्छा काम ये किया अंग्रेजों ने, जिसके लिए देखो दाद देनी पड़ेगी गोरे को, और वो काम ये था कि अगर किसी बंदे को गवर्नमेंट जॉब पर अपॉइंटमेंट देना है तो उसको सेलेक्ट करने में हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ना तो हम धर्म के नाम पर कोई भेदभाव करेंगे, ना हम रंग के नाम पर भेदभाव करेंगे, ना हम जन्म के नाम पर भेदभाव करेंगे, और ना करने देंगे। एक काम धंधा इन्होंने ये किया। तो मतलब अच्छी कुर्सी पर जो लोगों को चयनित करना है, सेलेक्ट करना है, किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो चयन के लिए इस आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। समझ गए जी, किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। किसी का धर्म क्या है, किसी का रंग है, काला गोरा है, जन्म किसी का तमिल में हुआ, पंजाब में हुआ, यूपी में हुआ, इस आधार पर भी किसी को हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। इसका मतलब जो भारत का संविधान आज है, इसकी थोड़ी सी 1-1.5 पैसे झलक हमें 1833 के कानून में मिलती है। आप ये देख लो कि भारत के संविधान का आर्टिकल 15 भी तो यही कह रहा है। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि भाई किसी के साथ जन्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, जात के कोई भेदभाव नहीं होगा। और यही बात इस कानून में कही गई 1833 वाले कानून में। तो भले ही 1 रुपये में से 1.5-2 पैसे झलक मिले, लेकिन भारत के संविधान बनाने का एक छोटा सी झलक, एक छोटा सा संकेत, एक आंशिक संकेत, वो झलक इसमें हमें नजर आती है।
इसके बाद ये एक्ट आता है 1853 का, ये एक्ट आता है। और ये जो 1853 का चार्टर एक्ट है, ये भी कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया था कि भाई ये जो फैक्ट्री वाला भारत के ऊपर राज कर रहा है, आप एक बात ये जान लो कि सरकार आज भी दो काम धंधे करती है। संसद का काम है कानून बनाना, यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन ये करती है संसद, मतलब कानून बनाती है, विधि निर्माण करती है संसद। और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स, ये इन कामों को लागू करते हैं, इन कानूनों को। तो कानून बनाने का काम तो है जी संसद का, और जितने भी ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम, इनको लागू करने का काम वो करते हैं। तो अंग्रेजी राज में क्या किया गया, ये दोनों काम धंधे अलग अलग कर दिए गए, कानून बनाने का काम अलग और लागू करने का काम अलग। तो इसीलिए कहा जाता है कि विधायी काम और एडमिनिस्ट्रेटिव काम, प्रशासनिक काम, ये दोनों अलग अलग कर दिए गए। लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी पृथक कर दिए गए। अब देखो एक नई चीज आई यहां, कानून जो बनेगा, तो ये कहा गया, जैसे देखो आज विधानसभा है, जैसे उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, बिहार की, और हर जगह विधानसभा है, एमएलए बैठते हैं। तो ये कहा गया कि भाई हम एक विधानसभा बना रहे हैं जिसमें 12 बंदे होंगे, तो 12 सदस्यों की एक विधान परिषद बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और किस लिए बनाई गई, ये कहा गया भाई इसका काम होगा सिर्फ कानून बनाना। और ये कहा गया कि ये तो देखेगी कानून बनाने का काम, और प्रशासनिक काम देखेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लागू करने का काम देखेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस कानून में ये हुई, अभी तक देखिए इस फैक्ट्री के अंदर जितने भी बंदे काम करते थे, चाहे कोई मैनेजर था, चाहे कोई क्लर्क था, चाहे कोई चपरासी था, वो सारे के सारे बंदे इंग्लैंड से आते थे और उनको उंगली पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया जाता था। नॉमिनेटेड होते थे, अफसर हो चाहे छोटे कर्मचारी हो। लेकिन इस 1853 के एक्ट ने कहा कि नहीं भाई, अब हम एक कंपटीशन शुरू करेंगे और पेपर पास करना पड़ेगा, तभी हम किसी को नियुक्त करेंगे। तो फैक्ट्री वाले ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि इस कंपनी में कोई भी अपॉइंटमेंट होगा तो कंपटीशन पास करना पड़ेगा। तो प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। तो जैसे आप भी तो कुर्सी हासिल करने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत में अंग्रेजी राज में कब पहली बार कंपटीशन की व्यवस्था शुरू हुई, तो आप जवाब दोगे कि सर 1853 में। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भारत में कब हुई, ओपन कंपटीशन की शुरुआत भारत में कब हुई, स्टार्टिंग ऑफ ओपन कंपटीशन की बात कब हुई, 1853 के एक्ट से, ये याद रखेंगे। तो ये काम धंधा हो गया जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो गया, क्योंकि इस फैक्ट्री वाले के हाथ में पूरा देश चढ़ गया था भाई। अब लगभग सारा देश इसके हाथ में आ गया था, देश का सारा खजाना इसके हाथ में आ गया था, कई टन सोने, चांदी, हीरे जवाहरात इसके हाथ में आ गए थे। जो मुगल बादशाह थे उनके सारे खजाने, उनकी सत्ता, उनकी धरती, नवाबे, राजे, महाराजे, जमींदार, सब इस फैक्ट्री वाले के हत्थे चढ़ गए थे। तो ब्रिटेन की संसद को चिंता और ज्यादा सताने लगी, और बढ़ गई चिंता। तो ब्रिटेन की संसद ने एक बात लिख दी इस 1853 के कानून में कि भाई भारत में जो तुम्हारा राजकाज चल रहा है, हम इसको कभी भी समाप्त कर सकते हैं, और हम कभी भी भारत को छीनकर तुम्हारे हाथ से अपने हाथ में ले सकते हैं, ये कहा ब्रिटेन की संसद ने। समझ गए आप लोग, मतलब भारत जैसा विशाल देश एक फैक्ट्री वाले के हत्थे चढ़ गया। तो इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने कहा कि भाई देखो फैक्ट्री वालों, अब हम कभी भी तुम्हारे हाथ से भारत नाम के इस देश को अपने हाथ में ले सकते हैं, कभी भी तुम्हारे राजकाज को खत्म कर सकते हैं, तुम्हें कभी भी भारत की सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। ये कहा 1853 में कि अभी तुम चलाओ, लेकिन जब भी हमारा मूड बनेगा हम अपने हाथ में ले लेंगे इसको। ठीक है, तो एक चेतावनी दे दी इस फैक्ट्री वाले को। और आप ये जानते ही हो कि 1853 के बाद भारत में 1857 की भीषण क्रांति हुई।
1857 की क्रांति इतिहास में आपने 8वीं की किताब में पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ी होगी, और उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर भारत से बंधते बंधते बचा। लेकिन 1857 की उस क्रांति का रिजल्ट दोस्तों ये हुआ कि उसके अगले ही साल इंग्लैंड की सरकार एक कानून लेकर आई जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। अब इसमें उन्हें बहाना मिल गया ना इंग्लैंड की सरकार को इस फैक्ट्री वाले को भारत से बेदखल करने का, तो फैक्ट्री वाले के हाथों से भारत का राजकाज छीन लिया और अपने अंडर में भारत को ले लिया। तो क्या हुआ जी, भारत का शासन अब आ गया ब्रिटिश राजा के हाथ में, ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में। और जब ये काम धंधा हुआ तो इस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया थी जी। और महारानी विक्टोरिया ने एक सरकारी घोषणा करवाई, अपनी चिट्ठी पत्री भेजी भारत में। पहले तो इंग्लैंड की संसद में कानून पास हुआ कि आज से हम भारत को अपने हाथों में ले रहे हैं और इस फैक्ट्री वाले को बेदखल कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया फैक्ट्री वाले की बेदखली हो गई भारत से। और क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया, इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत को चलाने वाले बंदे का क्या नाम था बताओ, इस फैक्ट्री वाले को जो भारत में चला रहा था, गवर्नर जनरल नाम था, वो बंदा था लॉर्ड कैनिंग। इस समय जब ये 1857 की क्रांति हुई तो कहा कि भाई कैनिंग, तुम भारत को चलाओगे, भारत के सर्वे सर्वा तुम हो, लेकिन अब तुम्हारी कुर्सी का नाम होगा वायसराय। तो गवर्नर जनरल की जगह पर कैनिंग को वायसराय के नाम से नियुक्ति दे दी। और जब ये चिट्ठी कैनिंग को मिली तो कैनिंग ने ये चिट्ठी इलाहाबाद में पढ़ी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाई। तो महारानी के इस डिक्लेरेशन को लॉर्ड कैनिंग ने कब पढ़कर सुनाई? इलाहाबाद में। आज प्रयागराज है, उस समय इलाहाबाद बोलते थे। यहाँ ये उद्घोषणा पढ़ी उसने। और देखो ये जो सारे काम धंधे चल रहे थे कि कहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, सब कुछ खत्म कर दिया और कहा जी अब कोई नहीं होगा जी, बल्कि भारत को चलाने के लिए हम एक बंदे को मंत्री बनाएंगे। इंग्लैंड में बैठे गए मंत्री, जैसे भारत सरकार में देखो एक रक्षा मंत्री है, एक रेल मंत्री है, एक कपड़ा मंत्री है, इसी तरह 1858 में इंग्लैंड की सरकार ने कहा कि लंदन में एक मंत्री, एक बंदा इस नाम से बैठेगा जिसका नाम होगा भारत मंत्री, जिसका काम होगा भारत को देखना, भारत को संभालना, भारत को चलाना। और उसको उसके पद का नाम दिया गया जी भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये कैबिनेट की हैसियत दी गई, यानी मंत्रिमंडल का मेंबर होगा। और इसकी मदद के लिए, यानी ये जो भारत चलाने का मंत्री बनेगा, 15 बंदे करेंगे इसकी मदद, 15 सदस्य इसकी मदद के लिए रखे गए, जिसका नाम होगा इंडिया काउंसिल। इन 15 बंदों की कमेटी को क्या बोलेंगे? इंडिया काउंसिल, भारत परिषद। हिंदी में भारत परिषद, अंग्रेजी में इंडिया काउंसिल। तो ये काम धंधा हुआ जी 1858 के इस एक्ट में। और गवर्नर जनरल का नाम अब क्या हो गया? अब इसको वायसराय कहा जाएगा। और देखिए इसके बाद आता है 1861 का कानून। 1861 में देखो भारत में बजट आया। अभी तो बजट कौन पेश करता है? निर्मला सीतारमण, फरवरी के महीने में हर साल जो भी वित्त मंत्री होगा। लेकिन भारत का पहला बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1861 में। और किसने? जेम्स विलियम ने पेश किया था इसको। किसने प्रस्तुत किया? जेम्स विलियम ने। और क्या क्या हुआ जी इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में? देखो अभी तक आप एक फर्क महसूस करना, अभी तक जो कानून पास हो रहे थे वो हो रहे थे चार्टर एक्ट नाम से, लेकिन अब जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी उनका नाम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखो अब भारत में संवैधानिक इतिहास की शुरुआत इसी कानून से मानी जाती है। तो संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास की शुरुआत
ठोस शुरुआत इसी कानून से मानी जाती है। तो संवैधानिक विकास की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और इस कानून में भारत में जो वायसराय साहब बैठे थे भारत में, उनकी मदद के लिए तो कुछ बंदे थे ही। तो भारत कैसे चल रहा था अभी तक? वायसराय साहब थे और इनकी मदद के लिए कुछ बंदे थे जिन्हें काउंसिल कहते थे गवर्नर जनरल की, जैसे प्रधानमंत्री की मदद के लिए कुछ मंत्री। अब देखो आज भारत कैसे चलता है आज की तारीख में। भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है तो रक्षा का डिपार्टमेंट अलग है। देश में कपड़े का काम धंधा है मंत्रालय का, तो कपड़े का विभाग अलग। देश में अगर सुरक्षा देखनी है, पुलिस देखनी है, तो पुलिस का विभाग अलग। ठीक है, तो गृह मंत्री हो गए, देश के अंदर का तामझाम देखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, इसी तरह रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। तो इस सिस्टम को कहते हैं विभागीय सिस्टम या पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी काम का बंटवारा कर दिया जाए। भाई रेल का काम तुम देखोगे, कपड़े का काम फला देखेगा, वित्त का काम, पैसे संभालने का काम फला देखेगा। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम और हिंदी में कहते हैं विभागीय पद्धति। तो इसकी शुरुआत, काम के बंटवारे की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने करी इसी 1861 के कानून के तहत। और भारत में जो कैबिनेट सिस्टम है उसकी बुनियाद पड़ी। जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं ना उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जैसे अमित मोटा भाई शाह, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण, ये सब। तो कैबिनेट व्यवस्था कब शुरू हुई? तो कैबिनेट व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1861 के इसी कानून से। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत भारत से, कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत भारत से कब होती है? इसी 1861 के कानून से। होप कि यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। और वायसराय को यह कहा गया कि भाई वायसराय साहब, आप ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हो, अध्यादेश भी जारी कर सकते हो, और ये आज भी होता है। राष्ट्रपति को आज भी आर्टिकल 123 के तहत अधिकार है कि वो एक पर्चे पर साइन करके कानून पास कर सकते हैं बिना संसद में किसी बहस के, किसी वोटिंग वगैरह कराए। इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस या अध्यादेश। तो ये अध्यादेश जारी करने की जड़ कहाँ है? इस 1861 के इस एक्ट में। तो हिंदी वाले नोट कर सकते हैं कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे दिया गया जी? वायसराय को, गवर्नर जनरल को किस एक्ट से मिला अध्यादेश जारी करने का अधिकार? 1861 के एक्ट से। और इसके बाद देखिए आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब देखो, अब भारत में ये वो दौर है 1909 वाला, 20वीं सदी की शुरुआत वाला, जब भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरा दम लगा रखा था देश को आजाद कराने के लिए। और अंग्रेजों ने क्या चाल खेल दी? अंग्रेजों ने चाल खेल दी कि यार भारत में दो सबसे बड़ी आबादियां हैं, हिंदू और मुसलमान। तो ऐसा करो, इन दोनों में फूट डाल दो, ऐसे जहर के बीज बो दो इनके बीच में, ताकि फसल भी जहरीली हो गए और देश में जहर फैल जाए, नफरत फैल जाए। और 1909 में इसी जहर को बोने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ा दांव खेला, ब्रिटिश सरकार ने। और किया क्या कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत कर दी। हम इसे समझेंगे अभी। इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ये शुरुआत हुई जी। इसका मतलब यह है कि भारत में एमपी एमएलए की कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां से सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए था। मान लीजिए आपका शहर है तो वहां से एमपी का चुनाव मुसलमान ही लड़ेगा और वोट भी मुसलमान ही डालेगा, कोई और धर्म वाला वोट नहीं डाल सकता। ये रिजर्वेशन वाले से अलग है ये व्यवस्था। आज देख लो भारत में जो एससी कैटेगरी है, देखो उदाहरण के लिए एससी कैटेगरी वालों के लिए 84 सीटें हैं लोकसभा में। तो ठीक है, 84 सीटें सिर्फ ऐसी हैं जहां से एससी वाले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वोट तो सभी डालेंगे ना। कोई भी जात हो वोट सभी करेंगे, चुनाव भले ही एससी कैंडिडेट लड़ेगा,
लेकिन देखो उस समय क्या हुआ, उस समय 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट में इन्होंने क्या किया कि लड़ेगा सिर्फ मुसलमान और वोट भी सिर्फ मुसलमान देगा। और इसीलिए जो मॉर्ले था, जो भारत का मंत्री बैठा था लंदन में, तो मॉर्ले का एक कोट आया था। मॉर्ले ने कहा था कि हम सांप के दांत बो रहे हैं। इन्होंने कहा था हम सांप के दांत बो रहे हैं, और कहा कि इसका जो फल होगा ये बेहद खतरनाक होगा, इसका आउटपुट बेहद खतरनाक होगा। और देखो यही हुआ भी साथियों। हिंदू मुस्लिम नफरत यानी सांप्रदायिकता बढ़ती चली गई, और जब ये बढ़ी और ये जिन बोतल से बाहर आया तो देश का बंटवारा हुआ। और सांप्रदायिकता यानी भारत के बंटवारे के जो बीज है, जो जड़ है, वो 1909 को इस कानून में हमें दिखाई देती है। अब देखिए इस 1919 के एक्ट को देखते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें द्विसदनात्मक विधायिका लाई गई। द्विसदनात्मक विधायिका, सबसे पहले द्विसदनात्मक विधायिका। देखो द्विसदनात्मक का मतलब क्या है, द्वि का मतलब दो और सदन का मतलब कमरे। जैसे आज भी भारत में दो ही सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दो सदन है बाई कैमरल। तो ये बाई कैमरल सिस्टम भी 1919 के एक्ट से आया। और 145 सीटें रखी गई उस समय केंद्रीय संसद में। आप मुझे आज की तारीख में बताओ कि आज भारत की लोकसभा में कितने बंदे टोटल बैठे हुए हैं और राज्यसभा में कितने बैठे हुए हैं, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। इस 1919 के एक्ट में एक काम और हुआ। जो भारत के राज्य थे, जैसे पंजाब था, बंगाल था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, आज तो इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस समय यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत कहते थे। यहां पर द्वैध शासन लाया गया। क्या है द्वैध शासन, अभी समझेंगे इसको। यहां पर डायरकी आई, मतलब ये कह दिया कि भाई कुछ बंदे एमएलए बनकर जीत कर आ जाएंगे और हम उन बंदों को मंत्री बना देंगे, कुछ पावर दे देंगे, लेकिन हमारा बंदा जो मैनेजर है, जो गवर्नर है, पावर असली इसी के पास होगी। तो प्रांतों में गवर्नर था और कुछ मंत्रियों को कह दिया गया कि भाई आप चुनाव जीत कर आ जाओ, मंत्री बना देंगे, लेकिन इन्हें कोई खास पावर नहीं दी गई, सारी पावर तो गवर्नर के हाथ में ही थी। तो इसे कहते हैं प्रांतों में द्वैध शासन, यानी कुछ पावर चुने हुए मंत्रियों के हाथ में थी, कुछ पावर अंग्रेज गवर्नर के हाथ में थी, लेकिन पावर तो गवर्नर के ही हाथ में थी। और इस कानून ने और किया, एक काम और किया, भारत में लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज आईएएस पीसीएस के पेपर कराता है अभी देश में, तो इसके गठन का प्रावधान भारत में कब किया गया, इसी 1919 के एक्ट से। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कब किया गया, तो 1919 के एक्ट से किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। अब आइए हम चलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट की तरफ, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए जो 1919 वाला एक्ट हमने पढ़ा, उसमें ये लिखा गया था कि भाई ये जो कानून हम बना रहे हैं 1919 वाला, इसमें कितनी प्रोग्रेस, इसकी कितनी प्रोग्रेस हुई, इससे हम इस प्रोग्रेस को जांच परख करने के लिए 10 साल बाद एक कमेटी बनाएंगे। यानी आप यहां देख लो, ये जो द्वैध शासन आया था दिखावे के तौर पर कि कुछ पावर मंत्रियों के हाथ में, कुछ पावर गवर्नर के हाथ में, हमने देख लिया कि वास्तविक पावर तो गवर्नर के हाथ में थी। तो ये कहा गया था कि भाई ये जो व्यवस्था है, हम ये कितनी फेल हुई, कितनी पास हुई, हम इसके लिए 10 साल बाद एक कमेटी बनाएंगे और देखेंगे। तो अब ये द्वैध शासन तो फेल हो गया था पूरी तरह, क्योंकि पावर ही नहीं दी थी मंत्रियों को। तो आजादी की लड़ाई पूरी जोर पर थी, धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही थी, और भारत के आजादी के दीवाने डिमांड कर रहे थे कि हमें और ज्यादा, हमें पावर दो। तो 1919 में तय हुआ था कि भाई 10 साल बाद एक कमेटी बनाएंगे
इस पर विचार करने के लिए 1919 वाले कानून पर, लेकिन क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा थी, दबाव इतना ज्यादा था, इसलिए 8 साल बाद ही कमेटी बना दी अंग्रेजों ने 1927 में। ये कमेटी इसलिए बनाई कि भाई हम इन भारतीयों को कितनी पावर दें ताकि ये हमारे कब्जे में रहे, हमारे अंडर में रहे और आजादी की लड़ाई भी कमजोर पड़ जाए। तो सन 27 में जो कमेटी बनी, इस कमेटी का नाम था साइमन कमीशन और इसके मुखिया थे मिस्टर जॉन साइमन। कहीं ना कहीं आपने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा होगा। और इसमें 7 बंदे थे जी, 7 बंदों की कमेटी थी, 7 मेंबर्स कमेटी। 8 नवंबर 1927 को बनी थी यह कमेटी। तो नवंबर 1927 में बनी थी यह कमेटी और ये सारे के सारे सातों के सातों बंदे गोरे थे, व्हाइट थे और कोई इंडियन इसमें था नहीं, इसलिए इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। और जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो अंग्रेज चिढ़ गए और बहुत चिढ़ गए अंग्रेज। और सबसे ज्यादा जो चिढ़ने वाला बंदा था वो भारत मंत्री जो इंग्लैंड में बैठा था। भारत मंत्री था उस समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था उस समय, और भारत सचिव था लॉर्ड बर्केनहेड। ये था भारत मंत्री इंग्लैंड लंदन में बैठा हुआ। इसने चिढ़कर कहा कि तुम अपने आप को इतने होशियार समझते हो तो तुम संविधान का एक छोटा सा टुकड़ा ही बनाकर दिखाओ, बनाकर तो दिखाओ कोई कानून का छोटा सा टुकड़ा। तो ये चुनौती दे दी इसने कांग्रेस पार्टी को। किसने? लॉर्ड बर्केनहेड ने। और कांग्रेस ने देखो इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील थे पंडित मोतीलाल नेहरू, और कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाकर यह तय किया कि पंडित मोतीलाल नेहरू संविधान का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी गई इनको। तो इनको चेयरमैन बना दिया गया और 10 बंदे इनकी मदद के लिए रख दिए गए। तो पंडित मोतीलाल नेहरू और 10 मेंबर, काम क्या था? संविधान का छोटा सा हिस्सा बनाकर दिखाना। और इन्होंने ये संविधान का ड्राफ्ट बनकर तैयार कर दिया 10 नवंबर 1928 में, और इसी को साथियों नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और ये जो नेहरू रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई थी, यही संविधान का पहला रूप था भारत में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और पूछा गया है कि भारत का पहला संविधान किसकी अध्यक्षता में बना था गुलामी के दौर में? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उसका क्या नाम था? नेहरू रिपोर्ट। तो ये पहला संविधान का ड्राफ्ट बना। हालांकि अंग्रेजों ने इसे माना तो नहीं, लेकिन कांग्रेस ने चुनौती को स्वीकार कर लिया था और संविधान बनाकर दिखा दिया था, अपनी काबिलियत सिद्ध कर दी थी। और देखो मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान की जिन्होंने लगातार डिमांड की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस नेहरू रिपोर्ट का बड़ा जबरदस्त विरोध किया और अंग्रेजों के सामने अपनी एक अलग मांग पेश कर दी, जिसे 14 सूत्री मांग कहते हैं। और देखो उस समय भारत की आजादी में एक बड़ा पेंच फंस गया। उधर कांग्रेस तो चाह रही थी कि देश किसी तरह आजाद हो, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की सोच थी कि भारत का बंटवारा हो और पाकिस्तान नाम का एक देश अलग बने। तो ये जो पहेली उलझी हुई थी, ये जो गुत्थी उलझी हुई थी, उधर तो देखो भारत का संविधान बनने का नाम नहीं ले रहा था, उधर अंग्रेज भारत को छोड़ने को तैयार नहीं थे, उधर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान नाम यानी अलग देश की डिमांड। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में भारत की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 1930 में लंदन में मीटिंग बुलाई गई और लंदन में एक बड़ी गोल मेज रखी गई। गोल मेज के चारों तरफ कुर्सियां रखी गई। भारत के बड़े बड़े नेता उसमें बुलाए गए। डॉक्टर अंबेडकर गए, हिंदू महासभा के बीएस मुंजे गए, एक मीटिंग में गांधी जी भी पहुंचे। तो ये सब पहुंचे और इसको कहा गया गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इस मीटिंग में भारत की संविधान की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करी गई। पहली मीटिंग ऐसी हुई 1930 में, दूसरी सन 31 में, तीसरी 1932 में। और इस गोलमेज सम्मेलन का काम धंधा क्या था कि भाई भारत में संविधान को हम कैसे सुधारें, कैसे बनाएं। और देखो
तीनों सम्मेलन होने के बाद अब बड़े ध्यान से समझने की बात है, अब अंग्रेज सरकार ऐसा कानून लेकर आई जिसकी छाप आज तक अभी तक भारत के संविधान के ऊपर पड़ी हुई है, और वो कानून है साथियों भारत शासन अधिनियम 1935। और ये सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे फाइनल एक दस्तावेज था, एक फाइनल कानून था जो भारत के लिए तैयार किया गया था। और इस कानून में टोटल अगर आर्टिकल की बात करें तो 1935 वाले में इसमें 321 आर्टिकल थे टोटल। इसमें 10 अनुसूचियां थी, 10 शेड्यूल्स। इसमें 14 पार्ट थे, 14 भाग थे। और मैं फिर रिपीट कर दूं कि वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा असर इसी भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। और इसके अंदर देखो क्या हुआ, एक तो इसके अंदर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनी, अखिल भारतीय संघ, यानी भारत में एक केंद्र सरकार होगी और बाकी राज्य होंगे, पंजाब होगा, बंगाल होगा, यूपी, राजस्थान होगा, और इन सब के बीच शक्तियां बांटी जाएंगी, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उससे जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट राज्य की सरकारें, इसको कहते हैं संघ। तो एक काम तो इसमें यह हुआ। दूसरा इसमें यह हुआ, लिखा गया कि केंद्र में द्वैध शासन होगा। पहले डायरकी कहां थी, पहले दोहरी सरकार कहां थी, राज्यों में, कुछ पावर मंत्री, कुछ पावर गवर्नर। लेकिन अब केंद्र में आ गया, मतलब केंद्र में संसद बनी, संसद में एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, एमपी बनेंगे, इनके हाथ में पावर होगी, और कुछ पावर वायसराय के हाथ में होगी। लेकिन मंत्रियों को काफी पावर दी जाएगी, ये तय हुआ। देखो आज आप देख लीजिए, आज भी भारत में राष्ट्रपति के हाथ में पावर है कम, मंत्रियों के हाथ में है ज्यादा। तो ये जो इस तरह की व्यवस्था, द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के इस एक्ट से आई, और जो प्रांतों में द्वैध शासन था वो खत्म कर दिया गया। और इस 1935 के एक्ट में आप देखो कि सब्जेक्ट का बंटवारा कर दिया गया। जैसे आज आप देख लो, भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें सब्जेक्ट बांटे गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना भाई। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, बाकी राज्य बनाएगी। तो ये काम धंधा यहां भी हुआ। इसके अलावा प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब राज्य की सरकारें अलग बनेंगी, वहां मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और वो अपने राज्य में काम करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट बना, फेडरल कोर्ट बना। तो फेडरल कोर्ट बनाया गया, या संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय ये भी बना, और दिल्ली में बनाएगी इसकी बिल्डिंग को, जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और इसके जो चीफ जस्टिस बने उनका नाम था सर मॉरिस ग्वेयर। मॉरिस ग्वेयर, 1935 की बात है। अब आप बताओ, 1773 के कानून से जो 1774 में फोर्ट विलियम नाम के किले में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, उसके चीफ जस्टिस कौन थे, सर एलिजा एम्पे। और 1935 के कानून से जो बना, इसके चीफ जस्टिस कौन थे, सर मॉरिस ग्वेयर। इसके अलावा ये कह दिया गया कि भाई शक्तियां बटेंगी, 3 लिस्ट बनेंगी, संघ सूची, राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, ये बना। और ये कहा कि भाई जो भारत के 11 राज्य हैं, तो उस समय 11 राज्य थे भाई, इन 11 राज्यों में एमएलए बनेंगे, विधानसभा बनेगी। और देखो साथियों, इसके आधार पर 1937 में इलेक्शन हुआ, 1937 में इलेक्शन होगा। इस कानून के बेस पर भारत में चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे। वैसे तो ये पार्ट मॉडर्न इंडिया इतिहास का है, लेकिन क्योंकि संविधान से मैच करता है तो हम इसको यहीं पढ़ेंगे। तो 1937 का जो चुनाव हुआ, ये इलेक्शन हुआ था भारत के 11 राज्यों में, और कांग्रेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में
एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और ये 5 राज्य कौन से थे? मद्रास, यूपी, उड़ीसा, नंबर 4 बिहार और मध्य प्रांत, जिसे आज एमपी कहते हैं। यहां तो कांग्रेस को मिला पूर्ण बहुमत। और 3 स्टेट ऐसे थे जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कहां कहां? बॉम्बे, असम और तीसरा पेशावर वाला इलाका जो आज पाकिस्तान में है, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और इस तरह कांग्रेस ने, ये 8 राज्य हो गए, तो 8 जगह कांग्रेस की सरकार बनी। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। 5 जगह फुल मेजोरिटी, 3 जगह गठबंधन सरकार। जो पंजाब स्टेट था, पंजाब में सरकार बनाई यूनियनिस्ट पार्टी ने, यूनियनिस्ट पार्टी। और साथियों बंगाल में सरकार बनाई कृषक प्रजा पार्टी ने। और इसके साथ गठबंधन में थी मुस्लिम लीग। इस तरह सरकारें बनी। और जो आज का यूपी है, इसे उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे। यहां मुख्यमंत्री बनाया गया पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। तो यूपी में सीएम कौन बने? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये तो बने थे उस समय यूपी के 37 के चुनाव में मुख्यमंत्री। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने? फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था रफी अहमद किदवई को। और लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, KN काटजू। समझ गए जी? अब देखो हुआ क्या। अब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। यूरोप आपस में भिड़ गया। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारत की सेना को अंग्रेज सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। कांग्रेस बड़ी नाराज हुई कि भाई हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और आपने हमसे बिना पूछे हमारे बंदों को लड़ाई में झोंक दिया, तो सैनिक मरेंगे हमारे, खून बहेगा हमारा और स्वार्थ है आपका। तो कांग्रेस ने इस नाराजगी में इस्तीफा दे दिया जहां जहां सरकार बनाई थी। और देखो 1940 में घटनाक्रम फिर तेजी से बदलता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त ऑफर। देखो हम ये जो संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं, ये नो डाउट मतलब थोड़ा सा जटिल है। किताबों से या किसी नोट से पढ़ने में मतलब थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन सवालों की लाइन लगी रहती है एग्जाम में। इसलिए आप इस लेक्चर को दोस्तों भले ही टुकड़ों में देखना, भले ही एक साथ मत देखना, लेकिन इसके शॉर्ट नोट बना लेना। और जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना हो तो आप इस लेक्चर को सेव रखना अपनी प्लेलिस्ट में, उसको देख लेना। आपको लाइफ में कभी भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चुनौती आपके सामने नहीं आएगी। तो अगस्त ऑफर कब आया? 1940 में। हमने देख लिया कि जिन 8 जगहों पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी वहां से इस्तीफा दे दिया था और इससे देश में पैदा हो गया था संवैधानिक संकट। और ब्रिटेन की जो सरकार थी वो दबाव में थी, उसे भारत का सहयोग चाहिए था, क्योंकि बिना भारत के सहयोग के सेना कैसे लड़ेगी, अंग्रेज भारत को चलाएंगे कैसे बिना भारत के लोगों के सहयोग से। तो उस समय भारत के वायसरॉय थे 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो। ये बंदा भारत का वायसरॉय था उस समय। अब इन ब्रिटेन की सरकार ने लिनलिथगो साहब के पास एक चिट्ठी भेजी, एक प्रस्ताव भेजा कि भाई भारत वालों से बैठकर बात करो, कांग्रेस वालों से बात करो। तो इन्होंने 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव पेश किया, भारत के नेताओं के सामने रखा, और इसी को अगस्त ऑफर कहते हैं, इसी को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और इसमें क्या था? देखो इसमें कहा था कि भाई गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, यानी गवर्नर जनरल या वायसराय की जो काउंसिल है, उनको मदद करने के लिए जो बंदे हैं, इसमें हम भारत वालों को शामिल करेंगे इस काउंसिल में। कांग्रेस को कहा कि भाई हम आपको सरकार में और ज्यादा जगह देंगे,
जैसे आप इसे मान सकते हो आज का प्रधानमंत्री और इन्हें मान सकते हो आज के मंत्री, ये हैसियत थी इनकी। कहा कि इसमें और ज्यादा बंदे बैठाएंगे आपके भारत वालों के। और दूसरी बात ये कही कि भाई ठीक है, संविधान आप बनाओ, संविधान सभा बनाओ, संविधान आप बना लो, आपका हक है। मतलब काफी मीठी मीठी बातें करी भारत वालों के सामने कि भाई आपका अधिकार है संविधान बनाना, आप बना लेना, लेकिन एक बार इस सेकंड वर्ल्ड वॉर को आप खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम मिल बैठकर आपस में इस काम को निपटा लेंगे। अब देखो, ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था, तो इस लीपापोती से ना तो कांग्रेस सेटिस्फाई हुई और इस मक्खनबाजी से ना ही मुस्लिम लीग कोई संतुष्टि हुई। देखो, कांग्रेस तो अब भारत की पूरी आजादी से कम पर राजी ही नहीं थी। तो ये था जी अगस्त का प्रस्ताव। अब देखिए, अब भारत गोरों के हाथों से, अंग्रेजों के हाथों से फिसलता जा रहा था। तो ब्रिटेन की सरकार भारत को संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी। तो 1942 में एक बंदे को फिर भारत भेजा गया, जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इसको क्रिप्स मिशन भी कहते हैं, क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। देखो, जापान जो था वो बिजली की रफ्तार से बढ़ता जा रहा था, सबको कुचलता जा रहा था जापान, और एक बड़ी ताकत था जापान। और पूरी दुनिया में भारत का भी ध्यान जा रहा था। भाई सारी दुनिया में अखबार छपने लगे थे और लोग ये देखने लगे थे कि भाई एक छोटे से देश इंग्लैंड वालों ने भारत जैसे बड़े देश के ऊपर अत्याचार कर रखा है, बिना वजह कब्जा किया हुआ है, इन्हें गुलाम बना रखा है। तो दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन के ऊपर ये दबाव डालना शुरू किया कि भाई भारत को आजाद करो ना, आप क्यों कब्जाए बैठे हो इस 20वीं सदी में। और ये कौन कौन से देश थे जिन्होंने दबाव डाला इंग्लैंड पर? ये थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन्होंने कब्जा डाला, दबाव डाला। अब ब्रिटेन की सरकार को यकीन हो गया कि यार अब हम आज नहीं तो कल भारत को छोड़कर हमें जाना ही पड़ेगा, हम लंबे समय तक भारत को अपने कब्जे में रख नहीं पाएंगे। तो सन 42 में ये लड़ाई चल ही रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली। तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ये बंदा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, चिढ़ता था वैसे ये भारतीयों से बड़ा नफरत करता था। तो चर्चिल ने अपने मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और कहा भाई जाओ भारत वालों से बात करो। और 23 मार्च 1942 को दिल्ली आए और कांग्रेस ने अपने 2 नेता भेजे स्टैफोर्ड क्रिप्स से बात करने के लिए कि भाई जाओ आप क्रिप्स साहब से बात करो। वो कौन कौन से बंदे थे? 2, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक तो ये, और दूसरे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनको भेजा क्रिप्स साहब से बात करने के लिए। क्रिप्स साहब दोस्त भी थे नेहरू जी के। और क्रिप्स मिशन ने जो अपनी बात रखी, जो अपने प्रस्ताव दिए कि हम ये करेंगे, हम फलाना काम करेंगे, हम फलाना काम करेंगे, तो क्रिप्स मिशन ने ये अपने प्रपोजल रखे 30 मार्च को कांग्रेस के इस प्रतिनिधि मंडल के सामने। तो क्रिप्स मिशन ने 30 मार्च 1942 को अपनी बात रखी। पहली बात तो भारत वालों को ये भी कही कि भाई देखो इस युद्ध को खत्म हो जाने दो और उसके बाद जो आप संविधान बनाना चाहते हो उसके लिए संविधान सभा बना लेना। तो ये बहुत अच्छी बात कही भाई, कांग्रेस के मन को लगती हुई बात कही, मन लगने वाली बात कही भारतीयों के। क्रिप्स साहब ने क्या कहा कि संविधान सभा के गठन का विचार दे दिया कि भाई ठीक है, आप संविधान सभा के गठन कर लेना। समझ गए, एक बार लड़ाई खत्म हो जाए तब कर लेंगे। और दूसरी बात कही कि भाई जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी ब्रिटेन की सरकार की होगी। अब इसको भी नहीं माना। देखो, मुस्लिम लीग ने भी नहीं माना और इसको कांग्रेस ने भी नहीं माना। मुस्लिम लीग ने कहा कि यार इसमें पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है, और कांग्रेस ने कहा कि ये तो भारत को टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हो आप लोग, है ना, आप खुल्लम खुल के कोई बात ही नहीं कह रहे हो। तो गांधी जी ने इस स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में बड़ा स्टेटमेंट दिया था, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जिसे एग्जाम में अक्सर पूछा भी गया। गांधी जी ने कहा कि ये ऐसा चेक है जिसकी तारीख निकल चुकी है। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट कहते हैं बाद का, डेट कहते हैं तारीख को, यानी एक ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है। तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी एक लड़खड़ाते हुए बैंक का चेक, एक ऐसा बैंक जिसका दिवालिया पिट रहा हो और वो कोई चेक काट दे। ये कहा था गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में। और देखो दोस्तों, क्रिप्स मिशन फेल हो गया
और जैसे ही क्रिप्स मिशन फेल हुआ, कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, और इस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942। और ये कब छेड़ा? 1942 में। गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी संघर्ष है, और नारा दिया गांधी जी ने, करो या मरो, डू और डाई। और ये 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ, और इसीलिए इस 9 अगस्त को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो ये सारा काम धंधा हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। अंग्रेजों को कांग्रेस वालों ने कह दिया कि आप भारत छोड़ो, क्विट कर दो भारत को। इसके बाद भारत में बनता है एक नया वायसराय, लंदन से एक नया बंदा आता है भारत में वायसराय बनकर। भाई लॉर्ड लिनलिथगो थे अभी तक, इन्हें रिटायर कर दिया गया, और अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बने। और वेवेल ने क्या किया कि इन्होंने 14 जून 1945 को एक प्लान लेकर आए। अब देखो, अंग्रेज जो थे, दिल्ली की गर्मी उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, दिल्ली की धूप, दिल्ली की गर्मी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। तो भारत में स्कॉटलैंड जैसी शानदार क्लाइमेट का एक शहर था शिमला, आज भी है, अंग्रेजों ने उसको अपने गर्मियों में रहने के लिए चुन रखा था। और वेवेल साहब सन 45 की गर्मियों में शिमला में बैठे हुए थे। तो इन्होंने भारतवासियों को कहा, अपनी पार्टियों को कहा भारत की, कि भाई आप सारी पार्टियों के लोग यहाँ आ जाओ, मैं आपसे यही मुलाकात करूंगा शिमला में। तो जून और जुलाई 1945 में सभी पार्टियों के बंदे भारत की शिमला पहुंचे, और वेवेल साहब ने वहां उनसे बात करी, कांग्रेस वालों से, मुस्लिम लीग वालों से। तो वेवेल ने कहा, देखो भाई, मेरी पहली बात तो यह है कि मैं अपनी मदद के लिए, जो मेरी काउंसिल है, जो मेरी परिषद है, इसमें भारत के लोग होंगे सारे, बस वायसराय मैं रहूंगा, और भारत की सेना का कमांडर अंग्रेज रहेगा, बाकी सब इंडियन संभालेंगे। मतलब सेना का कमांडर अंग्रेज होगा और वायसराय अंग्रेज होगा, बाकी सारे परिषद के मेंबर, यानी जो मंत्री की हैसियत रखते थे, ये सारे भारतीय होंगे। और दूसरी बात ये कही कि मंत्रियों में जितने हिंदू मेंबर होंगे, मेंबर्स में, उतने ही मुसलमान हो गए, यानी मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। ये शिमला सम्मेलन था जी, और ये इसमें कही गई बात थी। अब देखो, इन दो बातों पर डिस्कशन करने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठा हुई थी जून जुलाई में। भाई इन्होंने दो बातें रखी थी, एक तो ये कि सारे भारतीय होंगे, और दूसरा कहा हिंदुओं के बराबर मुसलमान हो गए। तो शिमला सम्मेलन फेल सा ही हो गया था, ज्यादा कामयाब हो नहीं पाया था। और फिर शिमला सम्मेलन के फेल होने की घोषणा खुद लॉर्ड वेवेल ने की, वायसराय वेवेल ने खुद कहा भाई शिमला सम्मेलन फेल है। और इसके बाद देखो, भारत में आया था कैबिनेट मिशन 1946, और कैबिनेट मिशन 1946 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि खत्म हो गया था तब तक, और तब तक दोस्तों ब्रिटेन में इलेक्शन हो गया था, विंस्टन चर्चिल हार गया था, और उसकी जगह जो पार्टी जीत गई थी वो लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे सर क्लेमेंट एटली, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। और फिर उन्होंने जो काम किया, कैसे किया, कौन से वादे निभाए, ये हम अपने अपने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कि किस तरह से भारत की संविधान सभा बनी, किस तरह से संविधान सभा का इलेक्शन हुआ, किस तरह से भारत का संविधान बना। ये सारा इतिहास, ये सारी कथा कहानी हमने अपने शुरुआती लेक्चर्स में विस्तार से डिस्कस कर ली थी। तो शिमला सम्मेलन तक की कहानी दोस्तों, वेवेल योजना तक की कहानी हमने नहीं पढ़ी थी। तो इस तरह से 1773 से लेकर, यानी दिसंबर सन 1600 से लेकर, हमने इस संवैधानिक इतिहास को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की, और काफ़ी डिटेल से हमने इसको समझने की कोशिश की। देखो, अक्सर स्टूडेंट्स को मैं फिर कहता हूँ कि इन्हें समझने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। होप के आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप हमारी इस मेहनत को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इस चैनल पर दिए गए सभी लेक्चर्स को आप धीरे धीरे देखें, बार बार देखें, नोट्स बनाएं, डायरी मेंटेन करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में गलत नहीं होगा इस टॉपिक से, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और फाइनल कामयाबी आपको मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, एंड जय हिंद।